मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना, उस हॉस्टल का ही अपना एक फ्लोर था, बार का फ्लोर। तो मैं रात को 8-9 बजे आया था, चेक इन किया और मैं नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो देखा फ्लोर है, म्यूजिक चल रहा है, बार है, तो मैं घुस गया। तो 2-4 लोगों से बातचीत शुरू हुई और एक लड़की सामने से वॉक करके आई। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई और उसने सीधा बोला। तो वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई हॉस्टल के सामने पार्किंग पे। हॉस्टल मेन रोड पे था, मेन रोड पे गाड़ी लगाई मैंने और मैंने गाड़ी के पार्किंग के पैसे दिए हॉस्टल को, $10 एक दिन का। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ना आया कि यार ये मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। अगले दिन सोकर उठा, नीचे गया, गाड़ी में कुछ और सामान रह गया था मेरा, कुछ लाने गया होगा नीचे में, और मैंने देखा गाड़ी के पीछे वाला जो विंडो होता है, बैक विंडो, पूरा टूट करके बाहर गया। जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया। सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद है अमित भाई। और भाई इतने सालों से इतनी कंट्रीज़ घूम चुके हैं, हमने भाई के साथ एक और एपिसोड पहले करा हुआ है, तो हमने सोचा क्यों नहीं भाई को फिर से बुलाया जाए, क्योंकि भाई के पास जो एक्सपीरियंसेस हैं वो नेक्स्ट लेवल है। भाई इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ घूम चुके हैं, इतने सालों से घूम रहे हैं। और भाई जब किसी कंट्री में जाते हैं ना तो भाई आराम से बढ़िया 1 महीना 20 दिन 25 दिन बिता कर आते हैं। तो भाई के पास भरपूर एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो भाई को स्वागत करते हैं हमारे एपिसोड पे फिर से वन मोर टाइम। स्वागत है आपका भाई जी। थैंक यू सो मच ब्रदर। स्वागत है अमित भाई। आपका लास्ट एपिसोड जो हमने करा था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, शॉर्ट फॉर्मेट में भी, लॉन्ग फॉर्मेट में भी। और जैसा कि जनता जो इन्होंने नहीं देखा उनको हम बता दें, भाई के साथ ईरान में कुछ सीन हुआ था। अरे तो वहीं से ज़रा उसकी अपडेट ले लें हम थोड़ा। जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो हुआ क्या था ईरान में और फिर अभी रिजल्ट क्या आया। हाँ एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। एंड ईरान में जो इंसिडेंट था इन शॉर्ट ब्रीफली वो ये था कि मैं वहाँ पहुँचा था शूट करने एक ट्रैवल सीरीज़, और मेरे पास एक ड्रोन था जो कि एज़ पर पेपर रूल्स इलीगल था वहाँ पे ले जाना। बट मैं ऐसा सोच करके नहीं गया था कि मैं वो उसको ले करके जाऊँगा। मेरे पास हमेशा ही ड्रोन होता है, किसी कंट्री में अलाउड होता है, किसी कंट्री में नहीं अलाउड होता है। तो एयरपोर्ट पे वो रख लेते हैं, जिन भी कंट्रीज़ में अलाउ नहीं होता वो एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, फिर जब आप एग्जिट करते हो तो वो आपको दे देते हैं। ईरान में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा ड्रोन और मुझे ले करके अंदर जाने दिया। तो मुझे लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं समझ गया कि शायद पेपर पे अलाउड नहीं है, लेकिन शायद अनऑफिशियली इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जाने दे रहे हैं। ये करके मैं अंदर लेकर के चला गया और बहुत सारी जगहों पे मैंने शूट किया, बहुत सारे वीडियोस भी ड्रोन के आए ईरान के। लेकिन एक जगह थी बलूचिस्तान, जहाँ पर एक एयरपोर्ट पे ट्रांजिट के दौरान वो ड्रोन जब स्कैन हुआ तो उन्होंने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया और उन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए कि ड्रोन लेकर के इस देश में आना इलीगल है, आप एक इलीगल काम कर रहे हो। ईरान में थोड़ा सा लॉ का प्रॉब्लम है, लॉ किधर भी इधर उधर जा सकता है। तो उस चक्कर में इंडियन एम्बेसी से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि ड्रोन के चक्कर में ट्रैवल ब्लॉगर्स अरेस्ट हुए हैं, आप भी हो सकते हो, और इसके शायद बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे। तो मैं इस वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड अंटिल द लास्ट एपिसोड। उसके आगे क्या हुआ, मैंने एक लॉयर हायर किया, क्योंकि मैं ईरान में क्योंकि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी थी। मेरे हिसाब से अगर उन्होंने मना कर दिया होता एयरपोर्ट पे तो मैं लेके नहीं जाता। जैसे मैं दुबई जाता हूँ वो मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, ओमान जाता हूँ मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, इजिप्ट जाता हूँ एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे भी रखना चाहिए था उनको। तो मेरी गलती नहीं थी। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने वहाँ पे लॉयर हायर किया। बहुत ही कमाल की लॉयर थी वो, और काफ़ी लंबा चला ये, करीब 2.5-3 महीने चला ये केस। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये आया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, काफ़ी हमने फ़ाइट करी। उसके बाद एंड रिज़ल्ट ये आया कि ड्रोन जो है वो यहाँ इस देश में लाना इलीगल था। आपके ऊपर इस बात का चार्ज तो लगेगा ही कि आप एक इलीगल सामान स्मगल करके इस देश में लेकर के आए हैं। लेकिन चूँकि आपका 2 साल पिछले, मतलब कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री नहीं रही आपकी, तो हम आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यू आर फ्री, आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन ड्रोन आपका वापस नहीं मिलेगा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके साथ जितने भी मेमोरी कार्ड्स थे सब डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा। हाँ, ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया। और क्या चार्जेस लिए उन्होंने? लॉयर ने जो उन्होंने बोला कि आप लेके आए हो इलीगली, तो नहीं, उन्होंने चार्जेस कुछ नहीं लगाया। उन्होंने बस ये चार्जेस लगाया कि आप एक इलीगल सामान सप्लाई करके लेकर के आए, और बट हम आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं,
लेकिन आपके बैकग्राउंड पे, हिस्ट्री पे, आपके पासपोर्ट पे ये हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, अगले 2 साल तक रहेगा। अगले 2 साल तक अगर और कोई क्रिमिनल नहीं आया ऑफेंस आपके नाम पर, अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल नहीं किया एक्टिविटी इस देश के अंदर, तो ये जो है लगा हुआ है जो एक धब्बा कि आप एक स्मगल करके इलीगल प्रोडक्ट लेकर के आए थे देश में, ये भी हट जाएगा आपके वहाँ से। लेकिन अभी भी इस बात के लिए, मतलब ये रहेगा तो आपके अकाउंट पे 2 साल तक, लेकिन अभी भी आप यू आर फ्री टू कम टू ईरान। आप पे कोई लीगल चार्जेस प्रेस नहीं होंगे क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये गलती से हुआ है, लेकिन आपका ड्रोन आपको वापस नहीं मिलेगा। और ड्रोन तोड़ दिया गया मेरा, जो मुझे नॉलेज मिली है कि ड्रोन आपका तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हुआ है नहीं हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन दिस इज़ व्हाट ऑफिशियली दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड टू मी। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। ईरान वैसे आप जा सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत उन्होंने, मेरी लॉयर ने कहा कि आप ईरान, यू आर फ्री और मोस्ट वेलकम टू कम टू ईरान, लेकिन मैं जाऊंगा जाओगे नहीं कि जाऊंगा ईरान नहीं, अब फिर? ये क्वेश्चनेबल है। भाई, जैसे आप उस कंट्री के रेजिडेंट भी नहीं हो और वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, आपको क्या मतलब, तो ये केस लड़ने का रीज़न क्या था कि मैं क्योंकि legally केस इसका रीज़न ये था कि मैं कभी भी किसी भी कंट्री में इलीगल उस पर गया नहीं हूँ। तो ये इंटीग्रिटी और एथिकल ज़्यादा था मेरे लिए रादर देन कि मैं, और प्लस ईरान बहुत खूबसूरत देश है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वहाँ से ब्लैक लिस्टेड रहूँ या फिर सिर्फ इस डर में रहूँ कि मैं पता नहीं क्या होगा वहाँ जाने पर और मैं कभी जा ही ना पाऊँ। मैं जाना चाहता हूँ उस देश में, मैं घूमना चाहता हूँ उस देश को। वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। एक इस इंसिडेंट के अलावा, और इस इंसिडेंट में भी एक्चुअली मैं इसको गलत नहीं कह सकता, बट इतना प्यार मिला है उस देश में मुझे, लोगों से इतना प्यार मिला है मुझे उस देश में, और इतना कमाल का खाना है, इतना कमाल का लैंडस्केप है, क्यों नहीं जाऊंगा वापस। सही बात। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं लीगली ऑन पेपर अपने आप को बिल्कुल क्लियर करूं उस देश में, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में जाना चाहूँ वहाँ पे जा सकूँ, एंड दैट पर्पस इज डेफिनेटली सॉल्व्ड। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कहीं और जा रहे हो किसी और देश में, तो आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जनरली वैसे भी नहीं होता है बहुत, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर कोई चार्जेस ना लग गए वहाँ पे। इतना सीवियर था नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सीवियर चार्जेस लग जाते हैं तो वो इंटरपोल या इस तरह की जो भी एजेंसीज हैं उनमें आपस में शायद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट उसमें भी ईरान नहीं करता होगा क्योंकि ईरान इतने सैंक्शंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कि मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता होगा दूसरे लोगों के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से मुझे किसी और देश में कभी कोई प्रॉब्लम होगी या होती, बट फिर भी ईरान मुझे चाहिए था कि ईरान में मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ भाई, वहाँ तो मैं जाना है बट मुझे। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि ड्रोन आपने फ्लाई कर दिया था एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया एरिया के ऊपर, वो वाली चीज़ नहीं थी एक्चुअली वहाँ पर मिलिट्री बेस है, लेकिन उन्होंने जब मेरे वो देखे फुटेज देखे तो जज ने बोला कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने जो शूट किया था, जो मुझे नहीं मिला एक्चुअली, एक डेजर्ट था जो लास्ट एपिसोड था मेरा, और एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जो इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है उस पोर्ट को बनाने के लिए। तो मैंने उस पोर्ट के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे जो मेरे पास कभी नहीं आए, मैं क्योंकि उनका बैकअप लेने से पहले वो ड्रोन कॉन्फिस्केट हो गया था। तो सिर्फ ये 2 एपिसोड मेरे पास नहीं आए, और जो आगे मैं शूट करता वो नहीं आए। लेकिन इन दोनों फुटेज को देखा उन्होंने, और प्लस पुराने जितने भी फुटेज देखे उन्होंने, तो जज सेड दैट कि कोई कंट्रोवर्शियल या किसी भी तरीके की ऐसी इलीगल फुटेज इसके अंदर नहीं है। तो वो चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगे। मेरे ऊपर सिर्फ एक चार्ज लगा कि आपको ड्रोन लेकर के इस देश में आने की परमिशन नहीं थी आपके पास,
आप क्यों लेकर के आए, जिसको मैंने इस बेसिस पर डिफेंड किया कि कस्टम्स ऑफिसर ने आपके एंट्री एयरपोर्ट पे मेरे ड्रोन को देखा, हंस मुस्कुरा करके मेरे साथ शाहरुख खान का गाना गाया और मुझे जाने दिया। अगर उन्होंने एक बार भी बोला होता तो मैं सही बात है, हाँ। यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने उनको डबल क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आर यू श्योर कि आप मुझे ड्रोन लेकर के अंदर जाने दोगे। वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्रिएटर के मन में ना लालच होता है। मुझे लगा अगर यार जा ही रहा है तो फिर पास होने देते हैं, भाई, क्यों अगर क्वेश्चन ड्रोन करो? मेरे साथ ईरान में आ गया, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, कहीं उड़ा लूंगा, कुछ अच्छा फुटेज मिल जाएगा, ये लालच में मैंने वो डबल उनको नहीं आपको बोला। पहले मालूम था कि यहाँ पे अलाउड नहीं होगा मुझे इसका? हमेशा से पता था कि वहाँ अलाउड नहीं भाई फिर तो आपने थोड़ी गलती करी है। ये है। गलती है मेरी कि मैंने जब उन्होंने जाने दिया, लेकिन रियल जो वो हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं। मैंने उनके रजिस्टर करने की कोशिश करी, उस पर रजिस्ट्रेशन था कि फॉरेनर्स रजिस्टर कर सकते हैं, बट वो वेबसाइट नहीं चल रहा था तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाया। ओके। और अनऑफिशियली मैंने ऐसे सुना था कि ईरान में ड्रोन लाना अलाउड नहीं है। ऑफिशियली उनके पेपर पे अगर आप जाकर देखो ना, CAA.IR उनका वेबसाइट है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, अरेबिक वर्जन भी, पर्शियन वर्जन भी है। उस पर आप जाकर के देखोगे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको अलाउड नहीं, ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है ये। लेकिन अनऑफिशियली वो उन्होंने कॉन्फिस्केट करना एयरपोर्ट पे शुरू कर दिया। और कॉन्फिस्केट भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पास जमा कर लेते हैं और फिर डिपॉजिट कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब जा रहे होते हो बाहर तो आपको वापस मिल जाता है। और ये बहुत देशों में होता है। दुबई में हर बार होता है मेरे साथ, ओमान में हर बार होता है मेरे साथ। जितनी बार दुबई जाता हूँ, दुबई में साल में 4-5 बार जरूर क्रॉस कर रहा होता हूँ, हर बार होता है मेरा ड्रोन रख लिया जाता है एयरपोर्ट पे और फिर बाहर जाने देते हैं। तो वो चीज़ ईरान के अंदर भी होनी चाहिए थी। जब नहीं हुई तो मैंने उसको डबल क्रॉस नहीं किया, मतलब क्रॉस चेक नहीं किया कि नहीं आप क्यों नहीं रख रहे हो उसको, आपको तो रखना चाहिए शायद। मुझे लगा शायद इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उतना, दे आर ओके विद इट, बस। दैट वाज द ओनली मिस्टेक ऑन माय पार्ट। और कितना पैसा लगा आपका एक फॉरेन कंट्री में केस लड़ने में? यार उन्होंने स्ट्रेट मेरे से $600 लिए थे। अच्छा। $600 लिए थे, जो मुझे बिटकॉइंस में उनको ट्रांसफर करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली डॉलर्स कैसे ही जाएंगे, रेमिटेंस हिसाब किताब है नहीं वहाँ पे। बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं वो? हाँ, बिटकॉइंस पे आप ट्रांसफ़र करने पर उन पे लोकल करेंसीज में वो एक्सचेंज वाले करके दे देते हैं, कुछ उनका सिस्टम है। मैंने टेथर्स में पे किए थे उनको। तो ईरानियन करेंसी में नहीं लेते हो? ईरानियन करेंसी आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे कैसे? सैंक्शंस में है ना वो, अच्छा। तो आप कर नहीं सकते। बट जब भाई अभी जैसे आप कनाडा की आपके पास PR है, आप US बहुत ट्रैवल करते हो, तो जब पासपोर्ट पे ईरान का ठप्पा दिखता है, वो भी इंडियंस के, तो वो US वाले दिक्कत नहीं करते बॉर्डर्स पे? करते हैं ना, थोड़ा मतलब दिक्कत तो नहीं करते हैं, लेकिन आप पूछते ज़रूर हैं कि ईरान क्यों गए थे। तो आप अगर सीधा सीधा बोल दो ना कि मैं ट्रैवल करने गया था, तो मान जाते हैं यार, समझदार होते हैं। अगर आपका दिन खराब है और कोई ऑफिसर एकदम ऐसे ही बैठा हुआ है कि बस उसको नहीं देना आपको एंट्री, तो अलग बात है, बट अदरवाइज 99.9% केस में ऐसा होता नहीं है। भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं। हमको आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप लॉन्गेस्ट रूट कर रहे हो एक रोड ट्रिप का, और वो कुछ 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ तक पहुँच गए इस रूट में आप? तो मैं इस वक्त पे जो एक ट्रिप कर रहा हूँ, ये मेरा एकदम ड्रीम ट्रिप है, जिसके लिए पता नहीं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा था, कब से प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक वाइज, एवरीथिंग। ये जो कनाडा का मैंने PR लिया है, उसके भी शायद सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इसके PR की कोई ज़रूरत नहीं थी। PR मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपना बेस बनाना चाहता था वहाँ पर, ताकि मैं एक बार उस देश में रह करके लोकली गाड़ी खरीद करके और इस ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है मेरा, 2-2.5 साल लगे हैं। और जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट, जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया, वहाँ तक जाता है। सीधा सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। लेकिन चूँकि मैं देशों में जाकर होता हुआ जा रहा हूँ, 14 देश आते हैं इसके अंदर, तो 14 कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप बहुत आराम से 80-85,000 या क्या पता 1 लाख किलोमीटर की भी हो जाए, और लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। और खर्चे का क्या एस्टिमेट है इसमें आपका? देखो, जो मैंने एक मोटा मोटा खर्चा, मैं इसको ऐसे एस्टिमेट देता हूँ कि जितने पैसे गाड़ी भी इन्वेस्ट जो किया था मैंने, वो इसके लिए किया था। एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी थी मैंने, और नई गाड़ी खरीदी थी। मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए थी ताकि मैं वो गाड़ी बनवाता रहूँ, टूटते फूटते वीडियोस बनाता रहूँ। तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है जीप की, और जितने पैसे मेरे लगेंगे पेट्रोल और सारी चीज़ों को लेकर के, 1 साल लगेगा करीब मुझे करने में। मुझे लगता है मैं नोएडा के अंदर बिना बैंक से लोन लिए एक 3 BHK ले लेता। 1.5 करोड़ रुपए? 1.5-2? इतना पैसा इस ट्रिप के अंदर लग जाएगा। शिट। और ये कितने टाइम में 1.5 करोड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 90 लाख के आसपास एस्टिमेटेड बजट है इसका।
बट अब मुझे लगता नहीं है कि हमें पैसे पे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि मैं जनरली पैसों की बात करता नहीं हूँ। तो बट हाँ भाई पैसों की बात हम भी ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि अगर देखो लोग मोटिवेट होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और थोड़ा आइडिया उन्हें पता होना चाहिए कि भाई 40-50 लाख की सिर्फ गाड़ी है, ठीक है। मतलब मेरे को सीधी सीधी गाड़ी पड़ी थी 40 लाख रुपए की, आप समझ लो, और उस पर 10 लाख रुपए का मैंने सामान डाला, ये वो बैटरी और पानी और मेरा रूफटॉप टेंट है, बहुत कुछ है उसके अंदर, तो स्टारलिंक है, बहुत कुछ है, तो 10 लाख रुपए का सामान ऊपर से हो गया। पेट्रोल 55,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी एवरेज देती है 6 का, ठीक है, 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, 4x4 है, हैवी गाड़ी है। तो आप पेट्रोल ही कम से कम आपका बहुत इजीली आप समझ लो कि आपको 1 किलोमीटर का 12-13 रुपये पड़ जाता है, जो मैंने मोटा मोटा एक्सपेंस लगाया हुआ है। तो 80,000 किलोमीटर 12 से कर लो, 10 से 12 लाख रुपए का तो आप खाली पेट्रोल खर्च कर दोगे इसमें। सही बात है। ठीक है, उसके बाद वीज़ाज़ हैं, इंश्योरेंसेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, फूड है। 1 साल चल रहा हूँ, एक आराम से 50,000 से 80,000 रुपये के बीच में खाने का खर्चा आ जाता है एक आदमी का। हाँ 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, जिसमें से ऑलरेडी 2-3 महीने निकल चुके हैं। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, 1 साल में कितना 6-8 लाख रुपए खाने का हो गया, तो हो जाएगा ये सब। मैंने एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाया है कि इतने पैसे तो भाई जितना एस्टिमेट लगता है उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। हाँ। पर कैसी चल रही है भाई अभी तक ट्रिप? अभी तक आप कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँच चुके तो हो? मैंने अलास्का से शुरू किया है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने टोरंटो से अलास्का किया था, तो वो अलास्का के बाद मेरे को वीज़ा रिन्यू कराना था अपना यूएस का। तो मैं अलास्का से नीचे आया ड्राइव करता हुआ कनाडा तक, और कनाडा में आने के बाद मैंने अपना वीज़ा रिन्यू कराया, जो टेक्निकली 2 दिन में होना था। बट मेरा यही ईरान और इस कंट्रीज़ के चक्कर में वीज़ा का रिन्यू जो है वो 3 महीने फंस गया मेरा पासपोर्ट। और 3 महीने तक में वो अक्टूबर से दिसंबर जनवरी आ गया, पूरी बर्फ़ पड़ गई। और वो बर्फ़ में जो मुझे कनाडा में एरियाज़ कवर करने थे, वो करने के लिए मुझे विंटर टायर लगवाने पड़ते, और उतना अच्छे से मैं कवर भी नहीं कर पाता। तो भाई मेरी गाड़ी जो है वो 6 महीने मैंने एयरपोर्ट पे ही छोड़ दी। एडमंटन जो शहर है कनाडा का, वहीं पर 6 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी थी, और 6 महीने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा और इस ट्रिप को मैंने वहाँ से रिज्यूम किया है, जिसमें पहले 2-3 दिन तो मुझे एक्चुअली गाड़ी का बैटरी डेड हो गया था। ऑब्वियसली 6 महीने खड़ी थी, और स्टार्टिंग के 2-3 महीने ठंड थी, -25 -30 गया था टेम्परेचर, तो ऑफकोर्स बैटरी ख़त्म होनी थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि नई गाड़ी है। जीप के शोरूम पहुंचा, उन्होंने बैटरी देखा, पूरी तरीके से डेड है, पर बोला वारंटी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट नई बैटरी लगाई और बोला जाओ। तो बिल्कुल। और इतने लंबे टाइम तक खड़े रहने देते हैं वो गाड़ियाँ? आपके ऊपर है ना, वो तो पार्किंग है, मंथली आप पे कर रहे हो और आप दे रहे हो। और मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी, तो बहुत महंगा नहीं था। इट वाज लाइक 100 कनेडियन डॉलर, मतलब समझ लो 6,000 रुपये महीने का। तो कितना हो गया पर दिन का? 200 रुपये। इतनी सेफ सिक्योर जगह पे 200 रुपये में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ठीक है। बस मैंने सोचा था कि 4 महीने खड़ी, 3-4 महीने में आ जाऊंगा अप्रैल में तक। इधर मन लग गया मेरा, चाइना ईरान में घूमता रह गया मैं तो गया ही नहीं, वापस ही गया मैं अगस्त में। अच्छा। तो फिर वहाँ से रिज्यूम करी मैंने ट्रिप। उसके बाद पूरा रॉकीज़ किया, जिसको सबसे खूबसूरत हाईवे इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, 100-150 किलोमीटर। उसको बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में बिल्कुल हाईवे जा रहा है। वो हमने किया। फिर हम वहाँ से पहुँचे वैंकूवर, जहाँ पे ड्रग लीगल हो गया है। अच्छा। मैथ, कोकेन, सब लीगल वर्ड गलत होगा, तो वो डीक्रिमिनलाइज्ड गवर्नमेंट हो ही दे रही है गया। ना उनको, ताकि वो कर रहे हैं तो कम करें, कंट्रोल कर सकें उसको। मतलब लीगल वर्ड गलत होगा, डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है, ऐसा एक कह सकते हो आप, कि आपको अगर आप ये कर रहे हो तो आपको जेल नहीं होगी और मिल भी जाएगा आपको। तो ये Legally आप रिसेंटली हुआ है कर अभी? सकते हो। हाँ, मुझे लगता है 2 साल हो गए। ठीक से 1 साल से मुझे पता है, शायद 2 साल हो गए ऑन पेपर हुए। तो आई थिंक इट्स दी ओनली प्लेस जहाँ पर मैथ और कोकेन, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स के नाम होते हैं, जो भी ड्रग है, हार्ड ड्रग जो भी होता है, वो सब वहाँ पर मेरे ख्याल से लीगल है। और उसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ जो दिखाई देते हैं वो वैंकूवर में भर भर के दिखाई दे रहे थे। अच्छा। बहुत थे। और अच्छी बात लेकिन एक है ना कनाडा के साथ, कनाडा बड़ा सेफ़ है। वहाँ पर लोग ना बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो जैसे अनलाइक अमेरिका में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, या फिर आपके लिए अनसेफ हो सकते हैं वो। ये कनाडा के अंदर भी है लेकिन बहुत कम है। तो आप वो ज़ॉम्बीज़ वाले रोड पे वॉक करके निकल जाओगे ना, तो भी आपको कोई टोकेगा नहीं और आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ से होकर के गुजरा। आपको डर लग रहा था? नहीं लगा, एक्चुअली मुझे डर नहीं लगा। लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं ऐसा है, या फिर स्ट्रीट है, लोग उसी पर रह भी रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर भी डाल रखा है, टेंट वेंट भी डाल रखा है। सभी ड्रगी एक स्ट्रीट पे आके वहीं पे लाइक अ ज़ॉम्बी वहीं रहते हैं। और वैंकूवर का वेदर बड़ा अच्छा है,
बाहर भी रह सकते हो आप, काफ़ी वार्म होता है कंपेयर टू एवरी अदर पार्ट ऑफ कनाडा। खैर मैं तो जब गया था तब समर्स ही था, खैर पीक समर था, तो उस वक्त और अच्छा था वो। और पता नहीं कौन सा ड्रग करते हैं वो, मुझे इतना पता नहीं है ड्रग्स के बारे में, तो वो ना बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। हाँ, ये वीडियोस देखी है कि वो झुक के चल रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम झुक out जाते होते हैं, हैं। कमर बेंड हो जाती है उनकी। कोशिश करिए आपने किसी से बात करने की? थोड़ी बहुत जितनी मैंने बात करने की कोशिश करी, मुझे पता नहीं ऐसा लगा बहुत ही वनरेबल स्टेट था उनका। मैंने ऐसे रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना मुझे अच्छा ही नहीं लगने लगा। तो मैंने वो नहीं किया रिकॉर्ड। मैं बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकता था, और कोई भी कर सकता है। वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है ना कि कोई भी जा करके रिकॉर्ड कर सकता है, और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन पता नहीं वो थोड़ा मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ना बहुत ही वनरेबल स्टेट में मैं दिखा दूंगा किसी को, तो मैंने वो पता नहीं वो एपिसोड में मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा। डालूंगा भी तो शायद मैं फुटेज यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं इस पर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अभी। लेकिन आपको ये देखने और समझने को मिलता है कि आप जब ड्रग को लीगल कर देते हो तो आपके शहर का माहौल कैसा हो जाता है। अभी आप फ़र्ज़ करो कि वहाँ से कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गुजर रहा हो, क्योंकि वो मेन स्ट्रीट है डाउनटाउन का। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाने के लिए आप हमेशा ज़िंदगी भर उस स्ट्रीट को अवॉइड ही करते रहोगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, वो क्या देख रहा है, अपने नेबरहुड में क्या होते हुए देख रहा है। और उस पूरे स्ट्रीट पे ऐसा नहीं है कि अगल बगल या एकदम आजू बाजू की स्ट्रीट में कोई रहता ही नहीं है। रहते हैं यार, लोग हैं, घर हैं, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं उसमें। तो दिखता और तो ये होगा ही। जो इतने ड्रग्स करके बैठे हुए हैं, कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इतने इसमें ऐसे? मुझे सब दिखे थे, लेकिन यंग क्राउड में कहूँगा कनाडा के अंदर कम था। यूएस के अंदर भी मैंने अभी उसी ट्रिप में, फिलाडेल्फिया में है ना बहुत से ऐसे ज़ॉम्बी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे लोग ड्रग करके पड़े बट होते हैं। फिली में जो है वो सिर्फ फिली में नहीं है। ओके। वो किसी एक यूट्यूबर ने उसके बारे में बना दिया तो बाकी लोगों ने भी जा करके बनाया। वो फिली में भी है, वो एलए में भी है, वो सिएटल में भी है, वो आपको हर जगह ही मिलेगा। जो भी थोड़ा भी इजी गोइंग कंट्रीज़ है ना, स्टेट्स हैं जो थोड़े लिबरल हैं, हर जगह पे आपको मिलेगा। इसलिए लिबरल्स को बहुत ज़्यादा ये राइट विंग वाले पसंद नहीं करते हैं। जैसे यूटा है, वो एकदम राइट विंग वाला है। वहाँ तो लोकल लोगों को 11 बजे के बाद, मॉर्मन्स कहते हैं उनको, एक टाइप ऑफ क्रिश्चियंस हैं एक काइंड ऑफ, उनको रात को 11 बजे के बाद दारू ही नहीं मिलती है। और अगर 7 बजे भी अगर आकर के बैठ गए वो, तो उनको क्या पता है, कुछ लिमिट है कि 3 पैक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर के हो, आपको देख के, जैसे हमको देख के पता चलेगा हम इंडियंस हैं, तो हमको नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप गोरे हो तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी कि आप मॉर्मन नहीं हो, या आप यूट मॉर्मन नहीं हो, वो कैटेगरी के क्रिश्चियन नहीं हो आप, तो ही आपको एक्स्ट्रा दारू मिलेगी। समझ रहे हो? तो वहाँ ड्रग्स मिलना तो एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, एकदम शहर क्लीन है, सॉल्ट लेक सिटी एकदम क्लीन है, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं। लेकिन आप चले जाओ सिएटल, वॉशिंगटन स्टेट था जो मेरा, जब मैंने कनाडा कंप्लीट किया वैंकूवर के बाद मैं पहुंचा सिएटल, वॉशिंगटन, उसके बाद पहुंचा मैं ओरेगन, पोर्टलैंड। ये दोनों बड़ा लिबरल है, और उसके बाद अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ। तो ये दोनों जगह पे, पोर्टलैंड और सिएटल के अंदर, मैं गाड़ी वॉलमार्ट पे लगाता हूँ सोने के लिए। मैं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं हॉस्टल्स लेता हूँ ताकि मैं कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकूँ। पता है ना, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो कॉस्ट कम कर सकूँ। तो मैं पहुंचा था सिएटल के अंदर, एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पे मैं गाड़ी लगा के सोता हूँ क्योंकि काफ़ी सेफ़ है। वॉलमार्ट अलाउ करता है कैंपर वैन्स को कि आप हमारे पार्किंग में रात में गाड़ी लगा के सो सकते हैं। सब नहीं करते हैं, ज़्यादातर वॉलमार्ट करते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। कई सारे ऐप्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरीके एक वॉलमार्ट पे मैं सो रहा था, तो शाम को 5 बजे 6 बजे पहुंचा और मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा था। तो मुझे 5 मिनट पहले, 5 मिनट के अंदर 3 चीज़ें दिख गई वहाँ पे। जनरली कहते हैं कि काले लोग करते हैं ड्रग्स, इस तरफ ज़्यादा होते हैं, और हमको जो भी दिखता है इंटरनेट पे। 2 लड़कियाँ अर्ली 20s में होंगी, 22-23 साल की लड़कियाँ, सुंदर, अच्छी, खूबसूरत लड़कियाँ, और बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं ड्रग्स लेकर के। और मेरे साथ एक और बंदा था मेक्सिको का, वो मेरे साथ था, वो ड्रग्स पहचानता था। उसने कुछ, वो एक उसमें से एक बंदी थी, वो कुछ कर रही थी, तो उसने बोला ये मैथ है, जो कि सस्ता ड्रग होता है शायद। सस्ता ड्रग अगर कोई कर रहा है ना, उससे आपको पता चलता है कि नेबरहुड कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना सस्ता ड्रग होगा उतना खतरनाक नेबरहुड है। तो हम उस दिन रात में वहाँ पे नहीं रुके थे ये देखने के बाद। ठीक है, ये हमें दिख गया। फिर उसके बाद हमें वॉलमार्ट के अंदर कोई सामान पिकअप करता हुआ दिख गया, उठाता हुआ दिख गया, और अगेन एक वाइट बंदी। ठीक है, तीनों ही एक्चुअली, तीनों केस में बंदी रिलेटेड थी। ये भी बंदी अंदर सामान उठाते हुए, शॉपलिफ्टिंग में भी बंदी दिख गई। और जब हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में ट्रांजैक्शन चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, अगेन बंदी इन्वॉल्व थी। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पहले 5 मिनट में दिख गई सिएटल में, और काफ़ी लिबरल
स्टेट है वॉशिंगटन. सो ये पूरा जो माहौल है ना, ये वेस्ट में कनाडा यूएस के अंदर हर जगह पे है. हमारे यहाँ कनाडा में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है बस. भाई अभी कनाडा यूएस की बात चली रही है, तो वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं. अभी दिवाली हुई थी तो गोरों के घर फूंक दिए लोगों ने, कुछ घरों में आग भी लग गई. और वैसे भी एंटी इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कैंपेन्स की, अपने कंट्री में वापस जाओ. तो इस पे आपको कुछ फेस करना पड़ा है बीइंग अ ट्रैवलर, इंडियन ट्रैवलर? एक्चुअली कभी भी ना, मैं हो गया मुझे करीब 10 साल हो गए ट्रैवल करते हुए, कभी भी नहीं फेस करना पड़ा था मुझे, मैं सही बताऊं तो. अनटिल रिसेंटली ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसमें मुझे यूएस में जब एंटर किया मैंने, तो मुझे एक दो बार ऐसा लगा कि एक बार तो कंफर्म ही था, क्योंकि उस सामने वाले ने बोल दिया मुझे, ओह यू इंडियंस स्टिंक, ये बोल करके वो निकल गया मुझे, और बहुत फास्ट निकल गया वो, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया उसको. लेकिन ऐसा ना, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म जब भी हुआ है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी मैंने जो भी सुना था वो ऐसा सुना था कि यार तुम्हारे करप्शन बहुत है, या तुम्हारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम आज भी स्नेक चार्मर्स वाले उसमें हो, ये सब सुना था मैंने. एक आध बार मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था, मैंने लास्ट टाइम आपको आइसलैंड वाला कहानी भी बताया था. लेकिन ये जो है ना हेटरेड दैट यू गाइज आर जस्ट गो बैक लीव आवर कंट्री, नफरत जो एक हेटरेड आई है कि आप हमारे लिए अच्छे नहीं हो, ये बहुत रीसेंट है. और उसका कारण है जो हमारे ट्रैवलर्स बाहर जा रहे हैं ना, या स्टूडेंट्स बाहर जो गए हैं कोविड के बाद, एकदम से हर जगह पे हम लोग पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर सिविक सेंस तो नहीं है भाई, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, नहीं है, हमारे बहुत प्रॉब्लम है इसका. पढ़ाए नहीं कभी स्कूल में सिविक्स के बारे में, सिविक सेंस के बारे में, तो क्या ही सीखेंगे बच्चे. तो वो बाहर के लोगों को साफ साफ दिख रहा है अब. हाँ. लोग जाते हैं बाहर, क्लब्स में जाते हैं और दे स्टिंक लाइक पूरा स्वेटी हो रखे हैं. मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है. मैं सामने वाला क्या कर रहा है इंडियंस के अगेंस्ट तो बात की बात है, पहले तो अपने गिरेबान में झांके ना. मैं सैन फ्रांसिस्को में था, इसी ट्रिप की बात कर रहा हूँ, अभी 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एक नाइट था किसी क्लब में. ऑनलाइन देखा मैंने, मैं बोला यार शाहरुख खान रिलेटेड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बॉलीवुड की म्यूज़िक बजेंगे, चलो चलते हैं. मैं वैसे क्लबिंग नहीं करता, लेकिन मैं बोला कि चलो चलते हैं. एक और दोस्त मिल गया था इंडियन, मुझे ऐसे ट्रैवल करते करते हॉस्टल में सैन फ्रांसिस्को पे, वो भी था साथ में. हम दोनों गए वहाँ पर, सिर्फ इंडियंस ही थे. मुझे लगा भी था कि सिर्फ इंडियंस होंगे. क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर पसीने की बदबू नहीं थी. अच्छा. भाई साहब सही बता दो. हाँ सही में. ऑफ कोर्स वो मैं तो काफ़ी लेट पहुँचा था, और मैं सोबर था शायद, इसलिए मुझे शायद ज़्यादा समझ में आ रहा था. मैं रात को 1-1:30 बजे पहुँचा था, क्योंकि मैं 10 से 11 बजे सैन फ्रांसिस्को ही पहुँचा था. तो 2 घंटे मुझे लग गए तैयार व्यार होने में, ये सब में, मतलब सामान रखो, चेक इन करो, ये सब में ही लग गए. तो मैं पहुँचा ही थोड़ा लेट. तब तक सब लोग अपने मूड में आ गए थे, डांस करके पसीने में आ चुके थे. ये भी रीज़न हो सकता है, बट स्टिल क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, क्लब का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे आप पसीने, क्यों नहीं बोलेंगे यार लोग दैट यू गाइज स्टिंक. और ये सारे वहाँ पर 21-22 साल के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करने गए हैं वहाँ पर. ठीक है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, पता नहीं कितने पैसे लगा करके गए, कम से कम 40-50 लाख लगा के गए. तो दे आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, लाइक गुड का मतलब ये नहीं कि मतलब रिच फैमिलीज कहूँगा मैं. $100 का परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते वो. इट्स ऑल अबाउट हियर कि हमको आता ही नहीं है कि हमको पब्लिकली कैसे रहना है. एक बंदा स्विमिंग पूल में साबुन लगा के नहाने लग गया, आप लोगों ने वो वीडियो वायरल हुई थी कभी, हाँ कनाडा में. बताओ ये कोई तरीका है? क्या कर रहे हो तुम? ये स्विमिंग पूल है यार, वो वहां पर जाकर के साबुन लगा रहे हो और बगले साफ कर रहे हो यार, सीरियसली. मतलब क्या ही सोचे. वो तो प्रॉपर वीडियो चली है उस रील. अब आपके यहाँ पर अगर आकर के कोई बंदा और कुछ ऐसा करने लग जाए जो आपके मोहल्ले में आपको नेस्टी लगे देखने में, आपके अगेंस्ट आपका दिमाग नहीं खराब होगा उसको देख के? ऑफ कोर्स होगा. आप उनको आने दे रहे हो अपने यहाँ. आपने पहली बात तो उनको कहा नहीं है कि आप हमारे यहाँ हो, वो आ रहे हैं और आप उनको आने दे रहे हो. और फिर आप जा करके उनके यहाँ पे, उनके कल्चर को तो छोड़ो कि आपने उनके कल्चर के साथ क्या किया नहीं किया, पर आप उनकी जगह को गंदा कर रहे हो. और किसी चीज़ में वेस्ट हमसे आगे हो या नहीं हो, एक चीज़ में ज़रूर आगे है, वो है साफ़ सफाई. साफ़ सफाई, हाइजीन, इन चीज़ों में वो हमसे ठीक है. अब मैं, कुछ लोग तो ख़राब हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ख़राब हैं और कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, जिनको साफ़ सफाई से मतलब है. तो इस वजह से काफ़ी हमारे अगेंस्ट जो है ना हेटरेड आया है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं. कल मैं आ रहा था उत्तराखंड से, यहाँ पर पंजाब की गाड़ी थी एक, मेरे सामने खिड़की खुली और 3-4 कैंस बॉटल के बियर के थे या पता नहीं किसके थे, धड़ाधड़ सामने आए. मैंने बोला भी कि भाई ये कैन उठाओ और उनके जा करके मैं फेंकूंगा, गाड़ी रोक. तो मेरा दोस्त बोलता है कि मत कर, वो सामने जो गाड़ी जा रही है ना वो BMW है,
वो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता करके। BMW है मतलब पैसा है ना, और उससे कैंस निकल करके हाईवे पर फेंका है भाई, इसमें सरकार की क्या गलती है? ये तो हमारे ही लोग हैं। अभी ये जिस दिन जाएंगे बाहर, अब BMW है तो ऐसा तो इतना पैसा तो है उसके पास कि वो अमेरिका और यूरोप भी घूमता होगा, वो यहाँ पे भी यही करेगा, वो वहाँ पे भी वही करेगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि देखो इंडियन आया हमारे यहाँ पे ये करके जा रहा है, तो क्यों नहीं हेट्रेड होगा यार? तो हेट्रेड है, मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे लगता है होता रहेगा भी। और मुझे लगता है कि सरकार को इट्स वेरी हार्ड, मुझे लगता है इट्स वेरी हाई टाइम कि सरकार को इसके अगेंस्ट लेना चाहिए। पता नहीं, मैं सॉल्यूशन पे बात कर दूं? हाँ भाई हाँ? प्लीज करो ना। चाइना क्या के है ना, against भी था हाँ ना? चाइना, हाँ अभी भाई से डिस्कस भी कर रहा था मैं। चाइना जो है, चाइना आज से 10 साल पहले चाइनीज़ टूरिस्ट ऐसे ही बदनाम थे हर जगह पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं चाइनीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, और बहुत ज़्यादा बदनाम थे अपने इन चीज़ों के लिए। अनहाइजीनिक और सिविक सेंस नहीं है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम थे। मतलब चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट जो हेट्रेड था ना, वो बहुत ऑसम लेवल पे था। अभी तो इंडियंस को उतना हेट्रेड मिला ही नहीं है जितना चाइनीज़ टूरिस्ट को मिलता था 10 साल पहले तक। तो चाइना एक रूल लेकर के आया, एक पॉलिसी लेकर के आया कि जिस भी हमारे देश के लोग देश के अंदर या देश के बाहर जहाँ भी घूम रहे हैं और अगर कल्चर को किसी तरीके से हर्ट किया वहाँ के, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम किया जो वहाँ के लोगों को नहीं अच्छा लगा और रिपोर्ट आ गया, हमारी नज़र में पकड़ में आ गया, तो हम उनके ऊपर बैन लगाएंगे। सीवियरिटी ऑफ केस के हिसाब से 2 साल मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम का ट्रैवल बैन लगेगा। ट्रैवल बैन मतलब वो आदमी देश के बाहर जा ही नहीं सकता, अब उसको किसी तरीके का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, टिकट ही नहीं मिलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो बैन ब्लैकलिस्ट जो होगा, ये इन्फॉर्मेशन सबको बांटी जाएगी, एयरलाइन को, टूरिस्ट कंपनी को, ट्रैवल कंपनीज को विद इन चाइना। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे होर्डिंग्स पर भी लगाए। अच्छा, और ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर उनके चेहरे लगाए कि ये बंदे को हमने बैन किया है इस कारण की वजह से। पूरा बड़ा बड़ा चेहरा लगाया उनका, पब्लिक शेमिंग भी करी उनकी। 10 साल बाद देख लो, आज चाइनीज़ टूरिस्ट के अगेंस्ट आपको एक ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया कि अगर हमने बाहर जाकर के कुछ किया, हमने एयरलाइन में कोई तमाशा खड़ा किया या हमने बाहर जाके कोई गंदगी फैलाई, बैन हो जाने तो हम चाइना के बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और विद इन चाइना भी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। और 2 साल 10 साल तो बहुत लंबे टाइम का बैन है। एग्जैक्टली। अब हमारे जो कुछ वो टर्की वाला जो एक लड़का था, हाँ, क्या हुआ उसके साथ मुझे पता नहीं है। आगे टर्की ने तो अरेस्ट कर लिया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर उसको सपोजिटली 10 साल के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे और एक पॉलिसी लेकर के आ जाए कि कोई भी अगर ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा गया बाहर, तो हम उसको 10 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल से बैन कर रहे हैं, कितने लोग आपको लगता है कि ये करने की हिम्मत रखेंगे इसके बाद? सही बात है भाई, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई फिर तो। और वो जो कर रहा था उसके बाद हमारी कितनी थू हुई, क्योंकि टर्की पुलिस ने जो अरेस्ट किया वो अरेस्ट करने से बहुत पहले इंडिया का नाम डैमेज हो चुका था भाई, कि इंडियन बंदे ने अपनी गाइड के साथ मिसबिहेव किया, और वो भी बहुत ही वल्गर लेवल का। तो हम तो इंडिया वर्ड लग गया ना भाई उसके आगे। भाई 1-2 ट्रैवलर्स हैं जो अभी व्लॉग वगैरह करते हैं और वो बहुत गलत लेवल पे जाते हैं, मतलब रिकॉर्ड भी करते हैं। एक बंदा थाईलैंड में घूमता है, आपने भी वो देखा होगा, वो जो नेक्स्ट लेवल बातें बोल देता है, वो चीज़ भी बहुत गलत हो रही है, उससे भी हमारा नाम बहुत खराब होता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि बैन ही करना चाहिए, क्योंकि आप एक बंदे को बैन करोगे ना तो उससे आप एग्जाम्पल सेट करोगे। बैन करना ही चाहिए। पर हार्श रियलिटी ये भाई कि कोर में प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा जो बना रहा है ना, उसको कंज्यूम करने वाले लोग भी तो हमारे देश के ही हैं। करेक्ट। इतने में 2-2, 3-3 मिलियन लोग जो उसको बैठ के देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उस तरीके का कंटेंट। व्यूअरशिप तगड़ी आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं है उसकी। तो बहुत बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार ठीक करने के लिए। भाई अभी वो भी तो हो रहा है यार, जो यूएस में 2 ट्रक एक्सीडेंट्स हुए हैं मेजर, हाँ, जो खाना बनाते हुए व्लॉग चल रहा है। वो क्या था एक यार? बंदे ने गलत जगह से ये खाना बनाने वाला तो नहीं देखा, बट वो यू टर्न वाला देखा था। यू टर्न वाले के बाद अभी रिसेंटली हुआ है, एक ये बंदा खाना बनाने वाला बनाते शायद हुए- कनाडा का था या ये यूएस का? यूएस का ही है। वो व्लॉग कर रहा है और खाना बना रहा है और कह रहे हैं वो नशे में भी था और वो इलीगल इमिग्रेंट भी है। उसने भी तीन गाड़ियों में ठोकी, लोग मर गए, 3-4 लोग मर गए वहाँ पे। भाई साहब बहुत ही गलत वीडियो थी भाई वो तो यार, अलग ही सीन था। अच्छा भाई, अभी हम क्लब्स की बात कर रहे थे, आपको जो एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, आप गए थे वहाँ पे, इंडियंस के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन आपका डेनमार्क में बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा था। वो क्या था, वो फिशी था या फिर वो सही में अच्छा एक्सपीरियंस था हुआ क्या था? नहीं, फिशी नहीं था। कैसा है ना, देखो मैं ना अभी हो गया हूँ, मैं अपने अर्ली 30s में हूँ। ठीक है, तो मेरा वो क्लब मैं वैसे भी, मैं एक्चुअली क्लब वाला बंदा कभी नहीं रहा हूँ। ठीक है, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना आपके साथ, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या था। ठीक ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, यार स्कैंडिनेविया एक रीजन है जहाँ पर ये 4-5 कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब, नॉर्वे। वहाँ पर मैं कोपेनहेगन में था, डेनमार्क की राजधानी है।
मैं वापस आ रहा था नॉर्वे से, अभी एक ट्रिप की है मैंने जहाँ ट्रेन वाली, ट्रेन से मैं पूरा ऊपर तक गया था, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से वापस आ रहा था। तो कोपेनहेगन में कोई क्लब नहीं था वो, मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना, उस हॉस्टल का ही अपना एक फ्लोर था, बार का फ्लोर। ओके। ठीक है, और वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर है लोकली, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ लोकल्स भी आते जाते रहते हैं। तो मैं रात को 8-9 बजे आया था, चेक इन किया और मैं नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो देखा फ्लोर है, म्यूज़िक चल रहा है, बार है, तो मैं घुस गया कि अपना ही हॉस्टल है, आओ जरा बैठे देखे क्या होता है, क्या खाने पीने को हिसाब किताब है। हाँ। तो 2-4 लोगों से बातचीत शुरू हुई और एक लड़की सामने से वॉक करके आई, वो लोकल थी, मतलब थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोकल थी। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई और उसने सीधा बोला आई रियली लाइक यू। एंड यहाँ ये भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है, ये यहाँ लड़कियाँ बहुत स्ट्रेट बोलती हैं, लड़कों को थोड़ा फिर भी पंच लाइन और थोड़ा ऐसा फनी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियाँ स्ट्रेट बोल देती हैं। लेकिन इसके आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ। क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा। और वो इस तरीके की मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, खाने की तरह। हाँ खाने की तरह, भूख लगी है खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए, ऐसा। ठीक है, पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा प्रोटीन चाहिए जरा, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन ठीक है, लेकिन तो वो वैसा है। लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो कि एक लड़की सीधा वॉक, और मैं ऐसा ना कोई बहुत ही वेल बिल्ट लड़का नहीं हूँ कि एकदम लड़कियां, शाहरुख खान नहीं दिखता, ठीक है। तो मेरे जैसे लड़के को अगर आकर के कोई ऐसे बोल रहा है ना, तो भाई है वहाँ पे लोग ऐसे, ठीक है। कि आपको लड़कों के लिए तो जन्नत हो गई ना ये जगह, कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस अगर किसी के रडार में आप आ गए, कोई अगर 4-5 पैग हाई है, ऐसा नहीं होता कि लड़की आगे से अप्रोच करके ये बोल रही है कि लेट्स गो, नहीं होता तो है, मोस्टली बॉयज को ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये हाँ वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ, उसके आगे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में आपको लड़की सीधा ऐसे बोल दे कि जस्ट आई वांट टू बी विद यू, लाइक राइट नाउ, राइट अवे, लेट्स गो, सीधा ऐसा ही, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत पोलाइटली, बड़ा मुश्किल से, मैंने पता नहीं कैसे कैसे ना बोला उसको, और ऑफेंड भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसको ना क्यों बोला, या अभी हमें बता रहे हो ना बोला और हाँ बोला था, सुंदर नहीं थी या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, आदमी अलग अलग मूड में रहता है, अलग ही मूड में था। आदमी का तो एक ही मूड रहता है नहीं ऐसा नहीं है, आदमी का मूड जल्दी बदल जाता है, वो किसी में भी रहे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वक्त पे एक स्टेज पर था, किसी और लड़की से मेरी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। ओके। कि तो फिर तो मैं बातचीत हो रही थी, हालांकि वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो डेनमार्क में थे वो दूसरी वाली? नहीं, अच्छा, वो कहीं और थी। ओके। बट उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो मेरे दिमाग में मैं कहीं और बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए वो रीजन था। बट वो भी हालांकि आगे, बट 10 on 10 बैड ही थी कैसी भी, ठीक है, वो भी अगर आगे रिलेशनशिप में तब्दील हुआ नहीं, अगर मुझे पहले पता अच्छा, होता तो अरे फिर वो भाई, शायद क्या पता मिस हो गया हाँ चांस। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये था पॉइंट कि वो लड़की के साथ मेरी थोड़ी आगे कॉन्वर्सेशन हुई 10-15 मिनट। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कैम ना हो, ठीक है। सब वो भी एक दिमाग में जरूर आता है, चाहे आपको कितना भी पता हो, वेल ट्रैवल्ड हो, एक चीज़ ये दिमाग में रहता है, और रहनी भी चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो किसी तरीके से वो बात जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, अगर लड़की ने आपको अप्रोच किया और आपने ना कर दिया ना, वो भैया आपसे बात ही नहीं करना उसने। लेकिन समहाउ आई वाज एबल टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन। तो बात हुई, एंड देन आई गॉट टू नो एकदम नॉर्मल लड़की है, यहीं की है, नॉर्मल वो है, बातें कर रही है, तो पता चल गया कि स्कैम नहीं है। सो दैट्स हाउ आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यार ये वाइकिंग्स लोग क्या सही होते हैं यार, मतलब बहुत सही होते हैं वो लोग, मतलब एकदम। और ये बहुत अच्छा है कि वो कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रखा है इसको, कितना मतलब कितनी छोटी बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए। बट भाई फिर इस पे लॉयल्टी फैक्टर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता कि अगर नहीं। उसको बाहर कहीं करना है, अगर वो आप किसी को डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है।
ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा। बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हवा ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है। जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे। ठीक है कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है। तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना, 100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी है इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर, या अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था। वहाँ के लोग ज्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग। और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है। अब बढ़ गया इंडिया में, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो ये आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है। पहले वहाँ था, हाँ, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ जो आज है ना, वो 50 साल पहले वहाँ था। ठीक है, ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना, उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है, उनको ये सीख मिल गई थी और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है। तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला। मुझे वहाँ पर है कि पता है, वहाँ पर ना लोग इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है। आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, ओपन मैरिजेस हैं यार वहाँ पे, कि आप शादी में मेरे साथ हो, इमोशनली आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन आप फिजिकली आप बाहर जा सकते हो। और ये आपके पार्टनर को भी पता है, स्पाउस को भी पता है कि आप फिजिकली बाहर जा सकते हो। हस्बैंड भी बाहर जा रहा है, वाइफ भी बाहर जा रही है, और दोनों को आपस में पता भी है और दोनों को ही इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन है। वो फिजिकल इंटीमेसी को एक नीड समझते हैं कि भाई ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए इसको पूरा करना है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट। मतलब अगर वो ओपन मैरिज में भी हो, ओपन रिलेशनशिप में भी हो, और दोनों को मालूम है कि हाँ ये बंदा भी कहीं जा रहा है, बंदी भी कहीं जा रही है, तो फिर तो वो चीटिंग कंसिडर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी ना, कैसे कंसिडर हो सकती है। एंड सबसे अच्छी बात कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो मैरिज तक नहीं पहुँचे हैं, वो भी इसी लेवल का कमिटमेंट रखते हैं। या तो ओपन मैरिज है, या ओपन रिलेशनशिप है, या फिर क्लोज रिलेशनशिप है। और क्लोज रिलेशनशिप है तो दोनों ही बंदा, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं इंडिया में भी, लड़के दोस्त हैं ही ना मेरे, बाहर भी हैं, बात करता हूँ मैं, सबसे करता हूँ। इंडिया के दोस्त जब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी ऑब्जर्व करता हूँ मैं। और जो बाहर के लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ना पूछने से नहीं पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है। मेरे वहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मैंने ये एकदम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, दे आर फुल्ली कमिटेड। लड़कियों का मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन लड़कों का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फुल्ली कमिटेड। मतलब मैं अगर ये बोल दूँ ना अपने, अब जैसे मेरा एक दोस्त है कैलिफोर्निया का, अगर मैं उसके सामने ये बोल दूँ ना कि भाई मेरी बंदी तो है, लेकिन मैं तो भाई आज तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, वो अगले दिन से बात नहीं करेगा मुझसे, दोस्ती तोड़ देगा। अच्छा, ये लड़का तो लॉयल नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। हाँ, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन, आई डोंट वांट हिम इन माय फ्रेंड लिस्ट। मेरे को ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना ही नहीं है। एंड दिस इज ट्रू ब्रो, मैं थोड़ा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। भाई हो भी सकता है कि उन्होंने इतना कर लिया, इतना एक्सपोजर ले लिया, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे कि भाई एक ही बहुत है। ये पता नहीं बहुत ज्यादा गलत है बाहर के बारे में हमारे अंदर अप्रोच ही है। हमने बाहर पता है किसको देखा, हमने सिर्फ हॉलीवुड ही देखा है यार, वो रियल लाइफ नहीं है वहाँ की। ये जो एक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जो न्यूयॉर्क में लोग, दिल्ली में जो लड़के लड़कियाँ करते हैं, तुम्हें लगता है बिहार में भी वही कर रहे हैं लोग, या झारखंड में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में भी वही कर रहे हैं, या तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही कल्चर है जैसा दिल्ली में या बॉम्बे में लोग कर रहे हैं? नहीं है ऐसा भाई। दिल्ली बॉम्बे एकदम मेट्रोपॉलिटन है, कल्चर ही बहुत अलग है, पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। वैसे ही न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को पूरे अमेरिका को नहीं रिप्रेजेंट करता। ऐसे लोग हैं। मैं रुका था, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नाम लेके बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जब मैं ये ट्रिप कर रहा था एडमिंटन से, मैंने वापस रिज्यूम किया, तो मैंने काउच सर्फिंग किया एक कपल के साथ। ओके। उनके साथ मैं 2-3 हफ्ते रुक गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बन गई दोस्ती, जम गई मेरी उनकी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मज़ेदार टाइम बीता मेरा। तो मैं 2-3 हफ्ते उन्हीं के पास रुक गया। तो उनके दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ उनके वीकेंड्स पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जा रहा हूँ, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, बहुत कुछ 3 हफ्ते में बहुत कुछ देखा। तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। लड़की का कोई उसके पहले फिजिकल इंटीमेसी कभी हुआ ही नहीं था शादी के पहले, यकीन करोगे?
कितने साल की थी वो? उसने शादी करी थी 31 में, 31 या 32 में शादी करी वो थी। हाँ। 31 साल तक वर्जिन थी लड़की। भाई क्या पता बस बोल रही हो। क्यों बोलेगी? वैसे हार्ड टू बिलीव है, लेकिन हो भी सकता है। देखो 1% ऐसे लोग होते होंगे, कर लिया मतलब नहीं करा होगा। 1% लोग नहीं है, मेरे को भी ऐसे ही लगा। मैं तो उसके साथ बैठ करके, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी और उसका हस्बैंड ऐसे ही कहीं सोफे पे बैठा था। उसका हस्बैंड इतना खुश होकर के बोल रहा है मुझे, मैंने बोला हाँ बात तो सही है तेरी, खुश होने की बात तो है, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन उस बंदे को एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। और उसने बोला कि मैंने भी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, मैं इसके जैसा तो नहीं था शायद, मुझे इतना याद नहीं है वो लड़के के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी मुझे, लेकिन उसने ये बोला था कि उसने पिछले 4 साल में नहीं देखा था। शादी के 4 साल पहले उसने देखना छोड़ दिया था और उसने नहीं देखा था, और इसलिए बोलता है कि दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस्ड मी विद सच अ ब्यूटीफुल वुमन। ऐसा करके उसने कुछ लाइन बोली मेरे को। चलो ये फिर भी थोड़ा चलो, बिलीवेबल हाँ, है कि ठीक बंदे है ने ना। नहीं देखी हाँ। यार, इतना एडिक्ट नहीं फिर होगा। मैं बैठ गया लॉरा के साथ, लॉरा नाम है इस लड़की का, ठीक है। इसको आने वाले टाइम पे लोग मेरे YouTube वीडियो, पता नहीं जब आपका वीडियो ये आ रहा होगा, हो सकता है शायद मेरा भी वीडियो आ चुका हो। वो बंदी के साथ मैं बैठा, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी कि ब्रेड कैसे डो करते हैं, मतलब डो से कैसे ब्रेड बनाते हैं, मैं सीख रहा था। तो मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन पूछ लिया कि यार बता तुमने ये किया, समझ में आता है मेरे को, ऐसे और भी लोग हैं या तुम एक्सेप्शनल हो? क्योंकि मुझे तो ये एक्सेप्शनल लग रहा है, इंडिया में भी नहीं पॉसिबल है यार, ये कहीं नहीं पॉसिबल है, तो कोई देश नहीं मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ कैसे पॉसिबल है? हम तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं तुम्हारे बारे में। जितना मुझे पता चला और जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने, ये इंडिया से ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, कनाडा में। यूएस का मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूटा और जो मिनियापोलिस टाइप के जो कंट्रीज हैं, जो बहुत ही फुल वाइट स्टेट्स हैं और बहुत ही रिलीजियस स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी शायद होगा। लेकिन कनाडा में एडमिंटन के अंदर तो बहुत लोग मुझे मिले यार, ऐसे 1-2 लोग नहीं मिले, बहुत लोग मिले। फिर मैं एक उनके साथ ही एक और कपल के साथ गया, दे आर मैरिड फॉर 4-5-6 ईयर्स, और वो वहाँ से हैं, इलिनॉय से, पता नहीं स्टेट वेस्टर्न में कंफ्यूज होता हूँ, शिकागो से हैं, ठीक है, शिकागो से हैं वो। और चूंकि मैंने इस टॉपिक पे इतना बात किया था इनसे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तुमने कैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं की 30-31 साल की उम्र तक, तो उनको पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उनके यहाँ घूमने गया ना, तो वो लड़का जो है वो सीधा बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स का भी ऐसे ही है, मेरे फ्रेंड्स ने भी शादी के पहले कुछ नहीं किया था। एंड आई एम लाइक सीरियसली? और वो दोनों बोल रहे हैं हाँ, व्हाट्स द बिग डील? लाइक देयर इज अ बिग डील प्रोबेबली, बिकॉज़ भाई अब देखो ना, अभी ऐसी इमेज बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की इंडिया में कि यार वो लोग वर्जिनिटी लूज कर देते हैं 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, बच्चे स्कूल्स में कर लेते हैं। अगर वर्जिनिटी नहीं, मतलब वो एटलीस्ट दे हुकअप कल्चर इज देयर, तो वो लोग कर लेते हैं, इंटीमेसी हो जाती है एट सम लेवल, कॉमन है। बट ये चीज तो बहुत ही एकदम वो है यार, रेयर सुनना तभी है, क्योंकि ऐसी इमेज बनी हुई है उन लोग के भाई बारे में। हमने भी तो मूवीज में देखा है ना, हमने मूवीज देखी है जिसमें वो हाई स्कूल पार्टीज दिखाते हैं और वो सब दिखाते हैं। मैंने भी अमेरिकन पाई देखी भाई, सीडी लाला करके, ठीक है भाई। अमेरिकन पाई जैसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, इट्स अ रियलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। दोनों चीज़ें हैं। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, उनके यहाँ एक शबात होता है, ये भी वीडियो पे आएगा मेरे, बहुत कल्चरल चीज़ है। शबात इज़ लाइक वीकेंड पर एक फ्री टाइम बिताते हैं जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, आपस में खाना वाना बनाते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में और ये बाइबल के बारे में, काफ़ी रिलीजियस एक्ट है। ये लोग भी कर रहे थे वो, और उनके यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो हर बार अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और बाइबल के कुछ एक प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं ये। तो मैं चूँकि 3 हफ्ते था उनके पास, तो हर हफ्ते मैंने 2-3 बार ये देख लिया। एक हफ्ते एज अ गेस्ट यहाँ पर एक बंदा आया जिसके साथ 2 बच्चे आए थे, एक 10 साल का होगा और एक 8 साल का होगा। अब और यही सिर्फ गेस्ट थे, और एक मैं था और ये कपल था। मुझे लगा आज क्या बाइबल के बारे में बात करेंगे, बच्चों को तो बच्चे हैं, आज तो हम ही 2 बच्चे हैं, अब मुझे ही आज मैं, और मुझसे भी पूछते थे, तो मुझे तो बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता उतना खास, तो मैं रामायण गीता महाभारत जो मुझे याद होता था वो बता देता था और बहुत खुश होते थे, क्योंकि सिमिलैरिटी तो है ही ना बुक्स में, जो उनके प्रोवर्ब्स हैं वही हमारे हैं, सारी किताबों में लिखा तो एक ही जैसा ज्ञान है। तो मैं गीता और रामायण की बातें कर देता था और बहुत खुश भी होते थे वो। उनको बहुत सारी चीज़ें इंडियन के बारे में मैंने बताई, इंडिया के बारे में। इन 2 बच्चों के सामने कुछ इसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, और मैं बोल रहा हूँ, मैं मनी माने एकदम रेडी हूँ अपने दिमाग में कि ये बच्चे क्या बताएंगे। भाई उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। 10 साल का तो 10 साल का, वो 8 साल का बच्चा भी, और बिल्कुल चाय है ना ऐसे लेटा हुआ एकदम अपने पापा की गोद पे, नो आई डोंट नो दिस, ऐसे से करके शुरू हुआ और 10 मिनट तक बोलते ही रह गया। बाइबल के बारे में, बाइबल से रिलेटेड कोई कहानी के बारे में, किंग डेविड के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पता चला मुझे। किंग डेविड के बारे में पढ़ा मैंने, बहुत कुछ पढ़ा मैंने वहाँ पे। मैंने बोला यार बच्चों को इतना कैसे पता है। एंड
इसको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं यहाँ पर कट शॉर्ट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडिया के 10-12 साल के जो बच्चे हैं उनको इतना रामायण महाभारत और गीता के बारे में पता है यार, जितना वहाँ के बच्चों को पता है इस उम्र में, या मुझे मेरे बचपन में पता था। मुझे जितना रामायण महाभारत 10वीं-12वीं तक पता, 10वीं-12 साल की उम्र तक पता था, मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों को पता है, लेकिन वहाँ के बच्चों को पता है यार, बाइबल के बारे में, बड़ों को नहीं पता है यहाँ के। तो बहुत फ़र्क है यार। मतलब ये इंटीमेसी और ये फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ओपननेस है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कल्चरली इंड्यूस्ड है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ख़राब बात नहीं है, कुछ हो नहीं जाएगा, टच हो जाएगा तो ठीक है, इसीलिए शायद सेफ़ है, ईव टीजिंग नहीं होती है। जो चीज़ मिल जाती है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो ना, तो वो ईजिली मिल जाती है, और इसीलिए अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि मिल तो जाएगी लेकिन कंट्रोल करो। क्योंकि कंट्रोल करके जहाँ पहुँचोगे और एक के साथ रहोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। जो हमारे पूर्वज कह करके गए हैं वो वेस्ट में भी है। ऐसा नहीं है कि वो हमको फॉलो कर रहे हैं, उनके बाइबल में और हर जगह पे भी इस तरीके की चीज़ें हैं शायद, जितना मुझे उनसे बात करके समझ में आया। पढ़ा तो मैंने कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो मुझे उनसे पता चला। सो या दिस इज देयर कल्चर मैन। अच्छा भाई, आप रिसेंटली चाइना होकर आया, हाँ। चाइना कैसा लगा आपको? सिंस आप यूएस चाइना दोनों घूम चुके हो और दोनों कंट्रीज़ में ही आजकल सुपर पावर बनने का कंपटीशन चल रहा है, और इंडिया पता नहीं क्यों दावेदारी में आता है, पर हालांकि हम हवाबाजी में नंबर 1 है ही हैं, पर रियलिटी आप अगर बता पाओ। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में कितना कंपैरिजन है ना, ये मैं आपको इस बात से बताता हूँ कि यूएस भी चाइना के आसपास नहीं है। अब आप समझ लो इंडिया कहाँ है, बोलने की ज़रूरत है नहीं है ना। मैं शंघाई में था इस साल, मैं टोरंटो में रहता हूँ, वहाँ का स्काईलाइन बहुत अच्छा है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बाद मुझे सबसे अच्छा स्काईलाइन टोरंटो का लगता है, और है भी, ठीक है। और मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, अभी तो नहीं रहता लेकिन रहता था, काफ़ी वक्त रहा हूँ मैं वहाँ पे। और जब मैं शंघाई का मैंने स्काईलाइन देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो भाई, वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुँच गया हूँ। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, चोंगचिंग चले जाओ, ग्वांजाओ चले जाओ, शेंजन चले जाओ, चंगडू चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेम ही लेवल है भाई। और मैं आपको, ये तो हो गया चलो कि मेरे को ऐसा दिखा, और आपने बहुत इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ऑटोमेटिक टैक्सीज हैं, रोबोट्स पानी लेने आते हैं होटल में, सब सच है। कुछ और फैक्ट्स बात करते हैं। होमलेसनेस दिखा ही नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं दिखा। चोरी चकिन, मैं हॉस्टल में था, $10 का हॉस्टल था, कितना, 800 रुपये। हॉस्टल के अंदर साफ सफाई इतनी ज़्यादा थी कि वो वॉशरूम के अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि क्या बढ़िया खूबसूरत, इतना अच्छा स्मेल कर रहा है और इतना क्लीन है यार। वो सीट अपने आप उठ जा रही है, अपने आप नीचे चली जा रही है, गर्म हो जा रही है, हाथ डालो साबुन आ जा रहा है, हाथ डालो हवा चल रही है, हाथ डालो पेपर नैपकिन आ जा रहा है, इतना साफ सुथरा। अंदर हॉस्टल का रूम भी साफ सुथरा, आपका जो बेड है वो भी साफ सुथरा। नीचे एक पूरा लॉबी एरिया है जहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठ करके अपना गेम खेल रहे हैं, मैं भी उनके साथ बैठ करके एडिटिंग कर रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। फिर अचानक से सबके मूड बना, चलो आओ खाना खा करके आते हैं। तो मैं उठा कि चलो खाना खा करके आते हैं, मैं अपना लैपटॉप समेटने लगा, बैग में लगा, बोला इसको रहना यहाँ पे, चलो। फ़ोन उठाया और सब निकल गए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्यों? बोला कौन लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा? इट्स नॉट अबाउट कि मॉनिटर हो रहा है, कैमराज लगे हुए हैं, भाई लोग ही नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं। यूएस में ये पॉसिबल नहीं है भाई, यूएस में ये पॉसिबल नहीं। यूएस के हॉस्टल में तुम छोड़ करके आ जाओ सामान, कोई ना कोई तो उठा ले। आपकी गाड़ी तोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल, इस पे ये भी एक टॉपिक है, इस पे आते हैं अभी। लोग इतने प्यारे हैं और इतना ऐसे, और इतने फ्रेंडली लोग, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ, जैसे फॉरेनर्स के साथ हम यहाँ करते हैं जो गलत, वैसे चाइनीज कर रहे थे मेरे साथ। कैन आई हैव अ पिक्चर? एंड इंग्लिश भी हमारी जनरेशन के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी चीज़ कि चाइना के अंदर महंगाई ना के बराबर है, ठीक है, हर चीज़ सस्ती है। जो ट्रेन यूएस में जिस डिस्टेंस के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए दे दोगे स्लीपर में, वो ट्रेन चाइना के अंदर 8,000-10,000 रुपए की है, और फास्ट 6-7 टाइम्स फास्ट है अमेरिका से। अमेरिका में वो जो सियाटल टू चलती है शिकागो तक ट्रेन, वो शायद 45 घंटे लेती है, वो सेम डिस्टेंस चाइना 9 घंटे में कंप्लीट करता है, 5 गुना फास्ट है और काफ़ी सस्ते में। और अभी एक और ट्रेन आ रही है, वो 600 किलोमीटर पर आवर है, वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। अभी शंघाई में तो शुरू हो गई, एयरपोर्ट से शंघाई तक, वो बीजिंग शंघाई के बीच में शुरू होने वाली है। वो होने के बाद तो ये डिस्टेंस शायद 6 घंटे का हो जाएगा या 5 घंटे का हो जाएगा, सेम डिस्टेंस है, 45 घंटे वाला।
चाइना। और एक और फैक्ट, 35 करोड़ की जनता है यूएस के अंदर, उसमें से सिर्फ 70% के पास अपना घर है खुद का, जो रेंट नहीं देते हैं। कितने हो गए? 20 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ हैं लोग रहते हैं चाइना में, उसमें से 90% लोगों के पास अपना घर है। कितने हो गए? 120-22 करोड़। 120-22 करोड़ लोगों के पास चाइना में अपना खुद का घर है। और चाइना सिर्फ नंबर ऑफ पीपल में इतना आगे नहीं है, एक्चुअली दुनिया में भी वो नंबर 1 पे। एक छोटे से छोटे देश में भी 100% लोगों के पास घर नहीं है। सही बात है भाई। ये फैक्ट्स, और ये मतलब वो फैक्ट्स हैं जो आप गूगल करके देख सकते हो, ऐसे मेरी बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे चौल वगैरह ऐसा कुछ कहीं दिखता ही नहीं मुझे चाइना तो नहीं में? दिखा भाई। हालांकि चाइना बहुत बड़ा है, मैं इतना नहीं कह सकता कि मैंने पूरा चाइना घुमा है। मैंने बहुत ब्रीफ टूर रहा है मेरा, 2-4 सिटीज़ का ही हुआ है। तो मैं चाइना लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जैसे मैं अमेरिका कर रहा हूँ ना इस बार, वैसे मैं चाइना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये देखने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि चाइना के अंदर मेरा शीशा टूटेगा गाड़ी का। शीशा कहाँ टूटा आपका? अमेरिका में एक जगह है पोर्टलैंड, एक स्टेट है ओरेगन, उसकी कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा शहर है। कैपिटल है कि नहीं पता नहीं, बट सबसे बड़ा शहर है। और वहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई हॉस्टल के सामने पार्किंग पे। हॉस्टल मेन रोड पे था, मेन रोड पे गाड़ी लगाई मैंने, और मैंने गाड़ी के पार्किंग के पैसे दिए हॉस्टल को, $10 एक दिन का, 24 घंटे की पार्किंग का। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा ना आया कि यार ये मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। तो मैंने गाड़ी के अंदर से ऐसे लैपटॉप मैकबुक सब निकाल लिया, मेन कैमरा निकाल लिया और सब ले जा करके मैंने हॉस्टल में रख लिया और मैं सो गया। अगले दिन सोकर उठा, नीचे गया, गाड़ी में कुछ और सामान रह गया था मेरा, कुछ लाने गया हूँगा नीचे में, और मैंने देखा गाड़ी के पीछे वाला जो विंडो होता है, बैक विंडो, पूरा टूट करके बाहर गिरा हुआ है। और एक बैग था पीछे की साइड पर, लैपटॉप बैग, वो गायब है। मेरी किस्मत अच्छी कि उस लैपटॉप बैग के अंदर कुछ नहीं था। और मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने आगे फिर दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं देखा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। मैं गाड़ी के अंदर रहता हूँ तो बहुत सारा सामान भरा हुआ था। अभी भी उस गाड़ी के अंदर मैंने खोल करके देखा, ड्रोन की बैटरीज थी, ड्रोन था, रिमोट कंट्रोलर था, 1-2-3 गोप्रोस पड़े हुए थे, बहुत कुछ पड़ा हुआ था उस गाड़ी के अंदर। कुछ नहीं तो कम से कम $2-4-5 हज़ार का सामान तो गाड़ी के अंदर था। सिर्फ गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, जो वो आराम से लेके जा सकता था। क्या किस्मत थी मेरी कि वो नहीं लेकर के गया, मुझे नहीं पता। लेकिन शीशा तो उसने तोड़ा। हो सकता है शायद कोई आ गया हो सकता है वो ड्रंक हो सकता है जो उसके हाथ में आया, उसके बाद उसको लगा कि अरे फुटेज वगैरह चेक करी थी आपने सीसीटीवी पे कि क्या हुआ? सीसीटीवी में था नहीं। और आपने पुलिस कंप्लेन? क्या फ़ायदा था, सीसीटीवी है नहीं, क्या पता चलेगा। और ये मैंने पता किया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी का गाड़ी टूट ही रहा है। वहाँ पे पुलिस भी तो लाचार है, कुछ कर नहीं पाती सिटीजन के अगेंस्ट। भाई चोरी लीगल कर दी उन्होंने कुछ अमाउंट तक की, तो और क्या ही हेल्पलेस होंगे। पता नहीं, चोरी लीगल करनी पड़ रही है भाई। इट्स अ फेल्ड सिस्टम। लिबर्टी के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। भाई हम खुद जब यूएस में थे तो हम खुद सोच रहे थे कि भाई फोन चिपका के रखो अपने से, क्योंकि भाई इतनी चोरी लीगल है तो भाई आराम से चुरा सकते हैं फोन वगैरह। शुभम, वो सैन फ्रांसिस्को में जिस दिन पहुंचा उसी दिन मेट्रो में उसका नया कैमरा खरीद के गया था, कैमरा चोरी हो गया। मेट्रो में ऐसे रखा था और इधर देखा और यहाँ से कैमरा गायब हो गया। और मैं चाइना में, शंघाई बड़ा शहर है, बड़े शहरों में ज़्यादा क्राइम होता है। छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। बड़े शहर में मैं लैपटॉप छोड़ करके, लैपटॉप, छोटे चार्जर्स, SD कार्ड सब टेबल पे ऐसे छूटा हुआ है। मैं तो फिर भी ऐसे फ्लैप गिरा रखा, कुछ लोगों तो फ्लैप भी ओपन है। और हम खाने गए, 2-2 घंटे वॉक करके वापस आए, एक इंटैक्ट चीज़ें रखी हुई हैं हॉस्टल में जहाँ पर ट्रैवलर्स आ रहे जा रहे हैं। बहुत आगे भाई वो देश, तो हमसे तो बहुत ही आगे। चाइना एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका हाथ पकड़ने के लिए ना किसी तरीके का चमत्कार चाहिए भाई। और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्म फोर्सेस में भी, जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग, वी आर दैट पावरफुल। भाई हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बॉम्ब्स बना रखे भाई। मच्छर भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन, एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी उन्होंने उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया।
भाई पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं। भाई पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं हैं और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है? देखिए चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, यूएस से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है, मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे? लड़कियों को परमिशन, मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी, और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है शंघाई से, बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए? मेरे को तो नहीं मिलती। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की। बोले हाँ, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं? मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी फिलहाल सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, उस पे जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है, उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको और मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, हाँ, वो पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या, वो मौज ही लेगा। हाँ एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। क्या मैनेज किया यार उसको। आज हमारे यहाँ पर ये जो 363 है आज AQI इस वक्त पे, अभी जो इसमें हम सांस ले रहे हैं, मेरे को चोक हो रखा है गला मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस माहौल में नहीं रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। करेक्ट। दूसरे देशों में सही बात है। इस एयर पॉल्यूशन लेवल पे स्कूल बंद नहीं होता, सिर्फ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, एक लॉकडाउन हो जाता है। ये इतना ज्यादा खराब है। ये थोड़ा मोड़ा खराब नहीं, दिस इज डेंजरस। और जिंदगी नॉर्मल चल रही है भाई इस देश में। भाई मेरे को तो लोगों का ही नहीं समझ आ रहा। लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं ऐसे मौसम। ऐसा हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है, ऐसी जीना है, ये चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता, अब जीना भी नहीं छोड़ सकते। एग्जैक्टली वही चल रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं लोग, पर जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है ना। हाँ। कुछ अगर लोग सेटल डाउन नहीं भी हों, चॉइस नहीं है लोगों के पास। लोग जो जिनको समझ नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो बोल रहे हैं। हाँ। पर क्या हो रहा है बोलने का? कुछ नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो बस AQI की मशीन के चारों तरफ ट्रक से पानी गिरा रहे हैं बस वो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वो भी तो फेल हो गई। होगा ना। आप कहीं की टेक्नोलॉजी कहीं आप यूज कर रहे हो, आपकी टोपोग्राफी अलग है, उनकी टोपोग्राफी अलग है जहाँ पर सीडिंग हुई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर सकते आप हर चीज़ फुल प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी, उसका काम तो कुछ नहीं है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगाओ। आप ये तो बोलो कम से कम दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। मुझे बहुत मजा आता है यार पटाखे फोड़ने में। मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि अगर बैन लग जाए तो। लेकिन सच में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, क्या आप उसके अगल बगल पटाखा फोड़ना चाहोगे?
डरेगा ही वो तो। नहीं ऐसा वाला चलो हाँ, जिसमें बम pollution नहीं भी है, होएगा। खाली धुआं धुआं। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, जो 2 साल का है, आप कमरे के अंदर एक वो जिसमें आवाज नहीं होता है, किसी वो डरे, उससे पूरा धुआं भरना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन अभी इस वक्त शहर में हो रखा है और किसी को कोई फर्क भाई नहीं पड़ रहा। बच्चे सरकार स्कूल जा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। भाई आगे के प्लान्स क्या है अब आपके? क्या कब ट्रिप आप पूरी कर रहे हो? अब नेक्स्ट का है? ये तो अभी ट्रिप के बीच में हूँ मैं, हाँ। और वो अलास्का से अंटार्कटिका ट्रिप कर रहा हूँ मैं। 55-60 हज़ार किलोमीटर ऑफिशियल इसका रूट लेंथ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड है। इंडियन पासपोर्ट पे कर रहा हूँ। 14 देशों के थ्रू गुजरूंगा, जिसमें से कुछ देश बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया, मेक्सिको हो गया, कोलंबिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड भी हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट तो यूएस के अंदर भी हो गई है, गाड़ी फूट फट गई है, ठीक है। अभी तक मैंने 60 हज़ार में से कुछ 12 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली है। लॉस एंजल्स तक मैं गाड़ी पहुंचा चुका हूं, और अभी छठ के लिए घर आया था तो लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पे गाड़ी छोड़ दी है। तो गाड़ी वहाँ पार्कड है, और अभी वापस जा कर के रिज्यूम करूँगा वहीं से, और फिर करीब 1.5-2 महीने यूएस, और उसके बाद करीब 13 देश और रहते हैं। तो हर देश में करीब मोटा मोटा का एवरेज 1 महीना तो निकलेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अगले साल दिसंबर जनवरी तक मैं इस ट्रिप को कंप्लीट करूँगा। तो आप इंडिया आओगे बीच में? हाँ, वो ये लगातार ट्रिप करूँगा तो मेरा वो तेल निकल जाएगा भाई। तो मुझे लगता है मैं बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए इंडिया आऊँगा। किसी कंट्री से 2 महीने 3 महीने गाड़ी चला ली, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए इंडिया आ गया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा है, बट ये डिपेंड करेगा कि मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा हूँ। अगर मज़े आ रहे हैं तो करता चला जाऊँगा, मज़े नहीं आ रहे हैं, कहीं पर ब्रेक चाहिए होगा तो करूँगा। और ड्रीम ट्रिप है, बहुत लंबी ट्रिप है। किसी सिंगल सोलो इंडियन के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ जिसने ये ट्रिप किया है। तो मुझे नहीं पता कि मैं पहला हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भी खंगाला, क्योंकि मुझे भी चाहिए था कि इंडियन पासपोर्ट पे कोई गया है जिसके सारे इन्फॉर्मेशन हो। सोलो तो कोई भी नहीं है। एक कपल है जिसने किया है, उसने भी पूरा नहीं किया है। अच्छा। उसने किया है। एक कपल और है जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि वो ऑलरेडी कोलंबिया में हैं। वो भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इंडियन जरूर हैं। तो और ये सब भी, ये लोग सोशल मीडिया पे हैं नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ तक भी पहुँच गया हूँ जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से तो मुझे कोई मिला ही नहीं है। तो एक थोड़ा एकदम अनचार्टेड टेरिटरी है, क्योंकि जब आप 2 लोग भी रहते हो या 3 लोग रहते हो, 4 लोग रहते हो ना, तो आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि एक ये संभाल लेगा, एक ये संभाल लेगा, या पुलिस ने पकड़ लिया, या करप्शन हो रहा है, या कोई ऐसा मिल गया गन लेकर के कि हाँ भाई चल बाहर आ जा। तो ये 2 लोग रहते हो ना, थोड़ा अलग रहता है टेरिटरी। मेरे लिए एकदम ही सिंगल सोलो हैंडेडली है। हर डिसीजन जो इस ट्रिप पे होगा वो पूरा मेरा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गुड बैड अगली, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गाड़ी ऐसी लेके जा रहा हूँ, गुड ही हो यार, बैड अगली तो ना ही हो, गुड ही रहे हमेशा। मैं भी यही चाहूँगा। अच्छे ट्रिप करूँ, अच्छा वीडियो बनाऊँ, और अच्छे एक्सपीरियंसेस करूँ। और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए कि पता नहीं कैसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, और क्या क्या सीखने वाला हूँ, और क्या क्या दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत क्रेजी हैं जो आने वाली हैं। कुछ क्रेजी चीज़ें ऑलरेडी कर ली, बात भी कर ली हमने। हाँ। कुछ बहुत क्रेजी चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअल क्रेज जो शुरू होगा ना, वो होगा अमेरिका क्रॉस करने के बाद। अमेरिका तक तो सबको पता है, अमेरिका के बाद की जो टेरिटरी है ना, मेक्सिको और उसके नीचे, और फिर पाब्लो एस्कोबार का देश, और वहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर के अकेला बंदा इंडियन पासपोर्ट के साथ, इट विल बी फन। बिल्कुल भाई, और हम भी वेट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट एपिसोड कब हम करेंगे शूट, ताकि आप एक्सपीरियंस सुना पाओ वहाँ के, और आपके बिल्कुल साथ भाई। क्या होने वाला है। हम यहाँ से टच में रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अच्छे एपिसोड्स हम करेंगे, बिल्कुल, काफ़ी सारे। बिल्कुल। और जनता से यही कहेंगे भाई, थैंक यू, आपने इतनी देर का एपिसोड यहाँ तक देखा। अगर आपको भाई की जर्नी से जुड़ना है तो जल्दी से जाके इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यूट्यूब चैनल पे भी इनके सब्सक्राइब बटन दबा दो। और हम तो भाई को ऑफ द कैमरा मोटिवेट कर रहे थे, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालो, पर ये कह रहे थे यार फिर मैं ट्रैवल नहीं कर पाता, मैं कंटेंट। वैसे सही बात है, अगर ट्रैवल करने जाओगे तो एक्सपीरियंसेस आपके फिर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, या फिर आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो आप मैं प्रायोरिटाइज कर देता हूँ कि मैं एक्सपीरियंसेस ले लूँ। कहानी मैं पॉडकास्ट में आके सुना दूंगा यार, क्या हो गया। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और आप क्या सोचते हो ट्रैवलिंग के बारे में, आप और कुछ जानना चाहते हो, आपकी कुछ डिमांड्स है गेस्ट कि भाई इनको बुलाओ उनको बुलाओ, तो आप कमेंट कर दो, हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ट्रैवल करें, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के बाहर तो याद रखें आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से अच्छे से ट्रैवल करें, अपने मज़े करें,
अपने मज़े के चक्कर में दूसरों को प्रॉब्लम हो ये ना करें। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूँ, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।